हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं CTET सितंबर 2016 के एग्ज़ाम को। एंड पेपर आपका सेकंड है, लेवल सेकंड है ये। एंड जो फर्स्ट लेवल है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। एंड इसमें हम मेनली CDP सेशन को कवर करेंगे, जिसके कि 30 क्वेश्चंस होंगे। एंड उन 30 क्वेश्चन से क्या होगा कि एक आपका बेस बन जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, उसका एक आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। Two students read same passage and construct entirely different interpretation of its meaning. दो बच्चे क्या करते हैं, सेम पैसेज को पढ़ते हैं, बट जब उनका मीनिंग निकालते हैं ना तो दोनों अलग अलग उनका मीनिंग निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कि देखिए 2 बच्चे हैं, सभी में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि सभी बच्चे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अभी अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखिए दोनों बच्चे ने कोई भी पैसेज पढ़ा हो या फिर आप कह सकते हो कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसको लेके क्या होती है, उनकी मीनिंग मेकिंग बिल्कुल अलग है। दोनों की अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग सोच है। तो आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड द स्टूडेंट नीड टू रीड द पैसेज, कि बच्चे को दोबारा उस पैसेज को पढ़ना चाहिए। या फिर इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, कि टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए बच्चे अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। बिल्कुल करेक्ट है कि जब व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, लर्निंग के स्टाइल्स होते हैं। एंड उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बिल्कुल पाए जाते हैं। तो देखिए 2 बच्चे हैं तो वो अलग अलग वे से क्या करते हैं, लर्निंग अपनी करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बनता है। क्योंकि अधिगम की लर्निंग करने की क्या होती है, डिफरेंट क्या है उनकी वेज हैं, डिफरेंट तरीकेज हैं जिससे वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश। देखिए नेशनल करिकुलम क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है। आप कब कह सकते हो कि लर्निंग हुई है, तो देखिए NCF 2005 की बात की गई है। देखिए NCF 2005 जो है, इसमें मेनली क्या कहता है कि बच्चे के अंदर ना कि कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चा कर सकता है। अब देखिए ये जो 2005 में NCF आया था, इससे पहले भी NCF 1975 में आया था एक बार, उसके बाद 1988 में कंस्ट्रक्ट हुआ है, फिर 2000, और अब कौन सा है, चौथे नंबर का NCF है 2005। तो ये NCF बात करता है कि जब लर्निंग बच्चा करता है तो वो एक्टिवली लर्निंग करता है एंड वो सोशल होता है। क्योंकि बच्चा क्या है, समाज से अलग तो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि समाज से अलग रहना, किसी बच्चे को नहीं रहना ना। तो NCF किसकी सिफारिश करता है, NCF कहता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी हो, एकदम सक्रिय हो और वो समाज के अनुरूप अपने ज्ञान को निर्माण वो कर सके। You enable students to think independently and become effective learner। आपको ना बच्चों को इफेक्टिव लर्नर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी बनती है, जिससे कि बच्चे इफेक्टिवली क्या कर सकें, अपने तरीके को, अपने लर्निंग मेथड को वो इम्प्रूव कर सकें। तो देखो आप उसके लिए क्या करते हो कि रिवॉर्ड मेथड यूज़ करते हो। आप हर चीज़ के लिए क्या दिए जा रहे हो, इनाम बच्चे को देते हो। तो इससे क्या होगा कि कोई बेनिफिट बच्चे को नहीं मिलता। इनाम देने से क्या होता है, बच्चे को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। या फिर आप क्या करते हो, चंक्स इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपने क्या किया, बच्चे को बोला कि रिकॉल करते रहो, चीज़ों को क्या करते हो, रटते रहो। देखो रटना एक सही तरीका नहीं है। रटने की जगह आपको क्या करना है कि मीनिंग मेकिंग अगर बच्चा करता है ना, तो वो चीज़ क्या है, बेस्ट होती है। नेक्स्ट है कि टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे को आपको बताना है कि वो अपने आप को कैसे असेस कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को सिखाना है कि वो किस प्रकार से अपने अधिगम को असेस कर सकते हैं, उसका आकलन बच्चे कर सकते हैं, यानी कि खुद को वो कैसे असेस करें बच्चे। तो आपको ये चीज़ सिखानी है। टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, ऐसी स्किल्स एक्वायर करें जिससे वो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो वो टीचर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चों से कराएंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपने दे दिए, जिसमें क्या होता है कि येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। बच्चा या तो येस पर टिक करेगा या नो पे। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन से ना उनका जो दिमाग है उसका विकास नहीं हो पाता। बच्चे बार बार किसी चीज़ को क्या करे जा रहे हैं, रिकॉल करे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, या फिर बार बार वो क्या कर रहे हैं, ड्रिल आप बच्चों के साथ करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इससे बच्चों का विकास नहीं होगा, दिमाग का विकास नहीं हो पाता। बल्कि जब बच्चे खुद से इंक्वायरी करते हैं, कोई चीज़ खुद से कोई काम कर रहे हैं, खुद से अपनी वो रीजनिंग लगा रहे हैं, तर्क करते हैं, आपसे लॉजिक लगाते हैं, और तब वो बेहतर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग वो करते हैं। देखो जब तक बच्चा लॉजिक नहीं देगा, अपने तर्क नहीं देगा बच्चा, तब तक वो किसी भी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकता।
नोइंग द नेव कंसेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। नेव कंसेप्शंस होते हैं जैसे कि बच्चे ने अल्टरनेटिव कंसेप्शन भी आप इनको बोल सकते हो। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस में या फिर नेव कंसेप्शन में होता क्या है कि बच्चे ना कुछ ऐसी थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं जो लॉजिकल तरीके से ठीक नहीं होती। तो अब आप उनकी किस प्रकार से हेल्प करोगे? आप क्या करते हो कि उनको हैम्पर्स करते हो, यानी कि आपके लिए वो चीज़ें क्या है, रुकावट है। तो रुकावट तो नहीं होगी। देखो बच्चे कुछ भी एक्वायर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो जरूर होगा। या फिर ये क्या करता है कि जो टीचर्स है उनके मॉरल को बिल्कुल डाउन कर देता है। ये भी चीज़ क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट है कि डजंट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, कि टीचर के लिए इस चीज़ का कोई पर्पस ही नहीं है, तो वो भी चीज़ गलत होगी। देखिए बच्चे जो भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं ना, जो भी कंसेप्ट अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी विचारधारा कैसी है, वो सोचते क्या हैं। तो ये टीचर की क्या करता है, हेल्प करता है द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। बच्चे ने जो टीचिंग करी है, यानी कि बच्चा जो अपने साथ लेकर आया ना, जिस चीज़ को नेव कंसेप्शन बच्चे ने बना लिए, अब आप उनको कैसे ठीक करोगे? तो आप क्या करते हो कि अपना जो तरीका है, यानी कि अपनी जो अधिगम कराने का जो तरीका है, अच्छी बेहतर योजना आप उसको बनाएंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। लर्निंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं? देखिए मोटिवेशन ऑफ अ लर्नर, बिल्कुल ठीक है। अगर देखिए बच्चे में मोटिवेशन नहीं है ना, वो इंटरनली मोटिवेट नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं करेगा। एंड मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, ठीक है। मैच्योरेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप किसी काम को करने के लिए परिपक्व नहीं हो। सपोज कीजिए कि आपको रेस लगानी है, बट आपके पैर ही क्या है, अभी इतने परिपक्व नहीं है कि आप रेस लगा पाओ, ठीक है। तो जीन प्याजे कहते हैं मैच्योरेशन होना बिल्कुल अच्छी बात है, मैच्योरेशन होना चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज, बिल्कुल ठीक है कि जो शिक्षण की युक्तियां आप लगाते हो ना, जो स्ट्रेटजीज आप यूज करते हो, वो भी क्या हो, बेहतर तरीके से आपने यूज की हो। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बच्चा क्या फिजिकली ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा लर्निंग में। इमोशनली भी वो बच्चा ठीक होना चाहिए। तो चारों पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है कि चारों पॉइंट क्या करते हैं, लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। मीनिंगफुल लर्निंग इज, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, सार्थक अधिगम क्या है? आप किसको कहोगे कि ये एक बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग है? तो देखिए जिसमें क्या हुआ, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात तो आप कह सकते हो क्लासिकल कंडीशनिंग वाले बात करते हैं, ठीक है, क्लासिकल कंडीशन होता है, तो ये तो इसमें नहीं होगा। इमिटेशन, नकल आपने किसी की कर ली, अपने से अडल्ट्स की या पीयर्स की, तो वो क्या है, आपकी मीनिंगफुल लर्निंग है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। पैसिव आप नहीं बनते। अगर कोई भी बच्चा लर्नर है, अगर हम भी कहीं कुछ सीखने जाते हैं ना, तो हम एक्टिवली वहाँ अगर बैठेंगे तभी उसको आप अच्छे से सीख पाओगे, पैसिव तरीके से आप नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे क्या करते हैं, जब उनका निजी अनुभव होता है ना, जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर ही वो अपने आप को क्या बना सकते हैं, एक्टिव क्रिएटर वो बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए सीटेट में क्या होता है, जब आपसे नोट पूछ लिया जाता है ना, तो आपको उस नोट पर ध्यान देना है। तो पूछा है कि क्या नहीं है प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। पूछा है कि कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, आपको नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ऑन लर्निंग बाय एफर्ट्स। आप बच्चों से कहते हो कि अपने ज्ञान को, अपने जो लर्निंग है उसको आप कैसे सुधार सकते हो। तो ये तो पॉजिटिव बात है ना, टीचर अच्छी बातें बता रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रेस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, आप बच्चों से ना उम्मीद करके चलते हो कि बच्चे क्या करें, जो क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं, जो हाईली ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, वो उनको भी रेस्पॉन्ड करें। तो ये भी ठीक है, चलो पॉजिटिव चीज़ है। नोइंग द कंसेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम, आप उन कंसेप्ट पर ध्यान देते हो जो बच्चे अपने साथ लेकर आते हैं, तो ये भी चीज़ ठीक है। तो आपने अगला पॉइंट किया कि ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसा आपने बच्चे को ज्ञान दिया ना, बच्चे ने एज इट इज उसको ले लिया, कोई उसमें चेंज नहीं किया, रटने वाली बात हो जाती है। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन की है टू द स्टूडेंट इन अ डिडक्टिव मैनर। अब देखो भाई डिडक्टिव मैनर क्या है, डिडक्टिव मैनर में आपने क्या होगा कि केवल आपने बच्चे को ना रूल बता दिए पहले, और फिर आपने क्या है उसको कोई चीज़ करा दी। तो पहले रूल नहीं बताने, आप पहले बच्चे को क्या एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल से रूल पर आपको जाना है, ठीक है। आप कह सकते हो कि पहले आप किसी चीज़ का उदाहरण देते हो, फिर आप उसको नियम बताते हो। आप ना पहले कोई चीज़ सिंपल चीज़ कराओ, सिंपल चीज़ के बाद किस पर लेकर जाओ, आप उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ पर लेकर जाओ, तब बच्चे क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाते हैं। आपने क्या कौन सा मेथड यूज़ कर लिया, डिडक्टिव मेथड, वो चीज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत है। Which of the following statement about principles of development is incorrect? इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताना है, किसके बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में गलत चीज़ बतानी है। देखिए डेवलपमेंट है, सॉरी जो विकास के सिद्धांत है ना, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सही बात है कि जो बच्चे का विकास होता है ना, वो उसके मैच्योरेशन और लर्निंग पर डिपेंड करता है, तो ये तो चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी।
आपसे तो गलत पूछा है ना। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट आपस में क्या करता है, जब इंटरेक्शन होता है वो बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हर बच्चा क्या करता है कि एक स्टेज से गुजरता है। ठीक है, एंड देयर इज अ वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रंस। और बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सही बात है, देखो पहले आप इन्फेंसी स्टेज में जाओगे ना, उसके बाद क्या करोगे, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आप जाओगे, फिर आप आगे इस तरीके से बढ़ते रहते हो। तो एकदम से तो आप क्रॉस करके इंडिविजुअल के बाद एडोलसेंस पर तो नहीं आ जाओगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक स्टेज होती है जिसमें आपको गुजरना होगा। फोर्थ है कि डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसियसली। देखो क्या कहा है कि विकास क्या है, क्वांटिटेटिव है। अब देखो क्वांटिटेटिव नहीं है, विकास को ना आप असेस कर सकते हो, आंकलन कर सकते हो विकास का। आप विकास को ना माप नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे का कितना विकास हुआ है। तो आपसे देखो गलत पूछा है ना, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए किसी बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। तो देखो भाई, जहाँ भी डेवलपमेंट की बात आएगी ना, आप सीधे चले जाइए वुडवर्ड की डेफिनेशन क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। मैंने ना कम से कम 10 बार ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की है कि डेवलपमेंट क्या होती है, हेरिडिटी यानी कि बच्चे को जो अपने वंश यानी कि आनुवंशिकता से जो जीन्स मिले हैं माता पिता के वो, और प्लस में आप उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हो ना किसी चीज़ के लिए, वो उन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तब बच्चा क्या कर पाता है, डेवलपमेंट कर पाता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। देखो भाई, आपको पता है ना कि स्कूल एंड सोशलाइजेशन के लिए सही बात क्या है। तो देखो सोशलाइजेशन में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो फैक्टर होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि जो एक बच्चे के लिए ना एक फैमिली है उसका वो कौन सा फैक्टर आ जाएगा भाई, प्राइमरी फैक्टर है वो। एंड सेकेंडरी में क्या होगा कि जो और चीज़ें हैं जैसे कि स्कूल है, नेबर्स हैं, या फिर क्या है, मीडिया है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी फैक्टर होता है किसी भी बच्चे के लिए सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि स्कूल क्या है, एक इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन के लिए, तो सही बात है बिल्कुल। स्कूल डजंट प्ले एनी रोल, कि स्कूल का कोई रोल ही नहीं है समाजीकरण में, बल्कि हम तो पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी पॉइंट है। एंड स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल, बहुत छोटा रोल है स्कूल का। एंड स्कूल इज अ प्राइमरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट कैसे हैं, प्राइमरी तो फैमिली हमने अभी बात की है ना, प्राइमरी फैक्टर कौन होगा, फैमिली होगी। तो प्राइमरी में तो फैमिली आ जाएगी, तो स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सही पॉइंट क्या होगा कि स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण के लिए विद्यालय का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उनके अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन सी चीज़ कथन, कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए, पियाजे कहते हैं कि पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, चरणों में नहीं होता, स्टेजेस में नहीं होता, बल्कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिकॉज पियाजे ने ना आपको 4 स्टेजेस बताई हैं, आप उनको ना ऐसे याद कर लो SPCF के थ्रू। एस से क्या है आपका सेंसरी मोटर है, पी से क्या है प्री ऑपरेशन स्टेज है, सी से क्या है आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, एंड लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो 4 स्टेजेस बताइए, वो स्टेजेस में बात करते हैं, बल्कि वो किसी स्टेज को छोड़ते नहीं है। पियाजे हैज़ प्रपोज 5, देखो 5 स्टेज की बात कहाँ होगी, यहाँ तो 4 स्टेजेस की बात करी है उन्होंने। आगे है द स्टेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप। ठीक बात है कि भाई वो कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा ना सेंसरी पीरियड में जाएगा, उसके बाद प्री ऑपरेशन में जाएगा, फिर आपका कंक्रीट में, और फिर लास्ट में फॉर्मल स्टेज में बच्चा जाता है। तो सही बात है कि किसी भी अवस्था को ना आप छोड़ नहीं सकते, तो ये पॉइंट तो सही है। आगे देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर। देखो कल्चर की तो कोई बात नहीं करी, कल्चर तो वाइगोस की बात करते हैं, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या बनता है, बिल्कुल सही बनता है कि पियाजे कहते हैं कि जो विकास है ना वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलता है, यानी कि वो स्टेजेस में चलता है। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ना कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का एक संप्रत्यय दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले ना हमें कंजर्वेशन का मतलब पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन है क्या। तो देखो कंजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ है, आप उसका ना शेप और साइज चेंज करते हो। सपोज करो कि इसमें क्या है, 1 लीटर पानी है, आपने इसलिए 1 लीटर पानी को क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ कि शेप और साइज चेंज करने से क्या हुआ कि उसकी जो वॉल्यूम है, यानी कि 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर ही रहा, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। आप कह सकते हो कि उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। आप कह सकते हो कि उसका जो वेट है, यानी अगर 1 किलो अगर हम माने तो 1 किलो ही रहेगा ना। शेप आपने बेशक चेंज किया है, यानी कि शेप और साइज चेंज करने से किसी चीज़ की क्वांटिटी, वॉल्यूम एंड उसका वेट में कोई भी परिवर्तन
नहीं आता। तो यही क्या है, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन आप इसको कहोगे। एंड जीन पियाजे की ना जो थर्ड स्टेज है, यानी कि जो कंक्रीट स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, उसमें क्या होता है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था आप इसको बोलोगे। इस अवस्था में आकर बच्चे में क्या होता है कि थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन का गुण बच्चे में आने लगता है। अब बच्चा क्या करने लगता है कि आप सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज सारे पॉइंट और गलत है, कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है कि बाहर से तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है, बट जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो तो वही रहेगी भाई, वही तो वही सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। आपको मैच करना है एक पेयर जिसमें कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उनकी, तो उनके अकॉर्डिंग आप बताइए। जैसे कि म्यूजिकल है, यानी कि संगीतात्मक जो बुद्धि है वो किस में पाई जाएगी। तो देखो संगीतात्मक बुद्धि किस में होगी, जो क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तो उसमें होगी ये वाली बुद्धि। नेक्स्ट है भाषिक, यानी कि लिंग्विस्टिक किस में पाई जाएगी, तो लिंग्विस्टिक किस में होती है, जो कवि होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा पर क्या होती है, अच्छी पकड़ होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। इंटरपर्सनल होता है जब आप दूसरों में क्या समझ लगते हो, दूसरों को समझने लगते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम है। तो अंतर्वैयक्तिक किस में हो जाएगी, आपके डॉक्टर्स में हो जाएगी, चिकित्सक में हो जाएगी। नेक्स्ट है स्थानिक। स्थानिक क्या होता है, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या होता है कि जैसे कि जो मूर्तिकार होते हैं ना, उनको पता है कि मुझे आंखें ऐसे बनानी है, मुझे नाक कैसे बनानी है किसी भी मूर्ति की, तो स्थानिक बुद्धि किस में होगी भाई, आपकी मूर्तिकार में हो जाएगी। तो बुद्धि के प्रकार हैं और उनकी कौन कौन सी बुद्धि किस अवस्था में होती है, कि किस किस स्टेज में वो आती है, तो आपको ये बताना था। देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही बनता है, आपका थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बनता है, क्योंकि ए में क्या है आपका, संगीतात्मक बुद्धि किस में है आपकी, किस में है, संगीतात्मक बुद्धि है आपकी वायलिन, यानी कि वायलिन वादक में। तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है इसके अकॉर्डिंग। तो ना आपको सीटेट में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ना मैच करके और सही आंसर जो होगा ना वो देना होता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बताना है। अब लेव वाइगोस्की ने ना सोशियो कल्चरल अप्रोच की थ्योरी दी है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डजंट इन्फ्लुएंस। कहते हैं कि जो अडल्ट्स और पीयर्स के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हो ना, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज़ क्या है, गलत है, बल्कि वो तो कहते हैं कि समाज के साथ बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीख पाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, जो आपकी डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर भाषा का बहुत प्रभाव होता है। तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, बट आगे हम देखेंगे कि कल्चर प्लेज ए वेरी स्मॉल रोल। कहते हैं कि कल्चर का ना बहुत कम रोल है। तो देखो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग तो बल्कि भाषा के लिए आपका जो समाज है और जो संस्कृति है, इन चीज़ों का काफ़ी रोल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलएडी की बात किसने की, चोम्स्की ने की है। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा अर्जन करने की क्या है, क्षमता होती है। तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या है कि लैंग्वेज क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। आपकी लैंग्वेज का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी उस किस में, थॉट प्रोसेस में। यानी कि क्या है, भाषा क्या करती है, विकास है। जो भाषा का विकास क्या करता है, मानव के चिंतन को बदल सकता है। यानी कि लैंग्वेज का क्या होता है कि अगर बच्चे में क्या है, लैंग्वेज डेवलप होती है ना, तो वो उसके विचारों को भी प्रभावित करने लगती है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि पहले क्या आती है, भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। बट पियाजे की अगर बात करें, पियाजे क्या कहते हैं, बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले क्या होता है, थॉट आते हैं और उसके बाद क्या होती है, भाषा का डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग, लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, बट उनकी थ्योरी को कई बार क्या क्रिटिसाइज किया, यानी कि उनकी थ्योरी की आलोचना की गई है। तो उसके लिए आपको करेक्ट पॉइंट बताना है। तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, एक बात। दूसरी बात क्या है, वो क्या करते थे कि कहानियों के माध्यम से बच्चों को ना कहानी सुनाते थे। यानी कि आप कह सकते हो कि बच्चों को ना नैतिक दुविधा उत्पन्न करते थे वो बच्चों के सामने, और फिर उनको बोलते थे कि अब आप बताओ कि आप क्या करोगे, क्या आप नहीं करोगे। तो यानी कि आप कह सकते हो कि डिलेमा उत्पन्न करते थे वो बच्चों के आगे, और तब उनसे कहते थे कि अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो कहानियों के माध्यम से वो क्या करते थे, बच्चों को नैतिक दुविधा उत्पन्न करते थे। सेकंड चीज़ क्या होगी कि उन्होंने ना आपको 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस उनके द्वारा दी गई हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या दिया है, आपको 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस आपको बताई हैं। अब आप देखिए कि जो कॉलबर्ग है ना, हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन अ मेल सैंपल। यानी कि क्या हुआ कि जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे, उन्होंने जो अपनी कहानियों में, अपने जो सैंपल्स में अगर यूज़ किया है ना, तो वो मेनली मेल मेंबर का यूज़ किया है। यानी कि वो क्या करते थे कि पुरुषों को ही ज़्यादा अपनी कहानियों में यूज़ करते थे, तो महिलाओं की एक तरीके से उन्होंने उपेक्षा कर दी है। तो इसलिए उनकी थ्योरी को क्या किया, कई बार आलोचना उनकी की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो। आप क्या करते हो एज अ टीचर, आप क्या करते हो कि बच्चों को ना उनकी परफॉर्मेंस, इनकी कंपैरिजन आप बच्चों का करते हो। आप बच्चों को कहते हो कि आपका ना ग्रुप है 10 बच्चों का और आपके बीच में कंपटीशन है, तो कंपटीशन आपको नहीं करना। बच्चे का ना खुद से कंपटीशन होता है, दूसरों से कंपटीशन नहीं होता। आगे बताया कि द टीचर क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक के बेसिस पर जो बुक्स हैं,
तो उन्हीं के बेसिस पर ही बच्चों का क्या करते रहते हैं, वो असेसमेंट या फिर उनका आंकलन वो करते रहते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक क्या है, बहुत एक नैरो चीज़ है, यानी कि नैरो माइंडेड आपको शो करता है। वो आप क्या करते हो कि असेस करते हो बच्चों को एक स्टैंडर्ड के तौर पर, यानी कि आप बच्चों का क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो, जो उनके स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स है उनके बेसिस पर आप बच्चों को क्या कंपैरिजन करते हो। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, नेगेटिव पॉइंट है। आगे है द टीचर असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो कंसेप्ट यानी कि बच्चों के जो कंसेप्ट है ना, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, आप उनको क्या करते हो, असेस करते हो, बिल्कुल करना चाहिए। ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आप देखते हो कि बच्चे ना जो कंसेप्ट लेकर आए हैं वो किस तरीके के उनके कंसेप्ट हैं, एंड आप क्या करते हो कि जो बच्चों की थिंकिंग का प्रोसेस है आप उस पर ध्यान देते हो, यानी कि आप बच्चे के कंसेप्ट्स पर ध्यान देते हो, उनके थिंकिंग पर, उनके लॉजिक पर आप ध्यान देने लगते हो। तो वो पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही होता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो केंद्र में होते हैं, यानी कि फोकस किस पर होता है, मेनली बच्चों पर होता है, और सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बिल्कुल बाहर हैं, यानी कि बच्चा मेन लीड में होगा। ठीक है, वो क्या है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप उसको कहोगे। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पेडागोजी बनाओगे, अपने मेथड्स को चेंज करोगे, तो वही आप उसको चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी आप कहोगे। तो उसमें क्या करते हैं कि टीचर क्या करता है, डिटेक्ट करता रहता है, यानी कि टीचर ही आदेश देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बच्चे लीड में होते हैं ना वहाँ। तो आगे है एनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशंस, यानी कि आपने ना इन्फॉर्मेशन दे दी और उसी को फॉलो करना है, तो वो भी चीज़ गलत होगी। टीचर क्या करता है, टीचर ही लीड करता रहता है, तो वो भी चीज़ गलत है। बल्कि हमने क्या पढ़ा था कि गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन, बच्चों को आप दीजिए, बच्चों को प्रमुखता देनी है, उनके एक्सपीरियंस को आप आगे लेकर आएंगे, एंड देयर वॉइस, यानी कि बच्चों को ना ऐसा एटमोसफेयर आप दो जहाँ वो अपनी वॉइस को आप तक पहुँचा सकें, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकें, एंड बच्चे के जो अनुभव है उनको आप क्या दोगे, बिल्कुल प्रमुखता आप दे दोगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोस्की व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। देखिए पियाजे और वाइगोस्की हैं, उनके अकॉर्डिंग बताने कि जो लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपके पियाजे हैं ना वो कहते हैं कि जो आपके विचार हैं, यानी कि जो आपके थॉट्स हैं वो पहले आते हैं और फिर आपकी भाषा बनती है। तो यानी कि पियाजे क्या कहते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बट जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जो भाषा है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी की विचारों के लिए, किसी के थॉट प्रोसेस के लिए, इनकी भाषा प्रभावित करती है किसी के विचारों को। तो ये किसका कहना है भाई, ये आपका वाइगोस्की का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की एंड पियाजे, तो सही क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्ज फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। कहते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या है, पहले विचार क्या है, विचार जन्म लेते हैं, एंड वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके थॉट प्रोसेस में। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। देखिए जब क्या होता है कि स्कूल ट्रिप के लिए एक बच्ची जाना चाहती है तो अपने फादर से कहती है कि मुझे स्कूल ट्रिप पर जाना है, बट जो उनकी दादी है वो कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह क्यों नहीं बनती, यानी कि तुम एक आज्ञाकारी लड़की की तरह क्यों नहीं बिहेव करती हो, अगर तुम ऐसे नहीं करोगी ना कल को तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो जो ये स्टेटमेंट जब उनकी दादी देती हैं तो वो क्या शो करती है, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट क्या शो हमें करेगी, ये हमें इससे क्या इसी तरीके की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जेंडर क्या हो जाते हैं, हम जेंडर को लेकर स्टेरियोटाइप बन जाते हैं अबाउट एट्रीब्यूट्स एंड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, कि क्या है कि लड़कों और लड़कियों के स्वभाव के प्रति जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ना हमने बना ली हैं, रूढ़िवादिताएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, आपने क्या किया उनको एज इट अडॉप्ट कर लिया, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो रूढ़िवादी धारणाएं कहलाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर स्टेरियोटाइप आप इसको कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। असेसमेंट करते हो ना जब आप आकलन करते हो बच्चे का, तब कौन सी चीज़ बिल्कुल सही है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फर्स्ट है कि असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स। बिल्कुल ठीक है कि आकलन करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और टीचर क्या करते हैं उनकी हेल्प फिर करते हैं। तो ए पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि असेसमेंट मीनिंगफुल तब होता है जब आप क्या करते हो, कंपैरिजन बच्चों का करते हो, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन आप करते हो, 2 बच्चों को या फिर 4 बच्चों को आपस में क्या करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना होगा। ठीक है, असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेबल। कि आकलन क्या है कि केवल आप मेमोरी का ही नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या करते हो कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आप उसको भी देखते हो। तो ये चीज़ क्या है, ये तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी आप चेक करनी है, बच्चे की कंसेप्ट आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट है कि असेसमेंट कैन नॉट बी पावरफुल इफ़ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी। आप क्या करते हो कि बच्चे में ना डर बना देते हो, एंग्जाइटी आप बच्चे के अंदर पैदा करते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना। तो पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट ठीक है एंड आपका सी पॉइंट ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4th होगा, बिल्कुल ए एंड सी आर करेक्ट।
अकॉर्डिंग टू RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। आप क्या करते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो क्या हैं, स्पेशल नीड वाले हैं, यानी कि जिनको क्या चाहिए, विशेष आप कह सकते हो आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, आप उनको कैसे पढ़ाओगे। तो आप करते हो कि उनको बोलते हो आप अपने घर रहो। तो आप ऐसा नहीं करना कि घर पर आप क्या करते हो कि माता पिता के साथ आप उनको बोलते हो कि घर पर ही आप रहो और वहीं पर आप सपोर्ट लो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप क्या करते हो कि स्पेशल स्कूल बनाते हो और वहाँ उन बच्चों को भेजते हो। तो ऐसा भी आप नहीं करोगे कि केवल जो स्पेशल स्कूल्स हैं उन बच्चों को आप वहीं भेजोगे, बल्कि हमसे क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा है RT के बारे में कि नॉर्मल स्टूडेंट्स और स्पेशल बच्चे दोनों ही क्या करेंगे, शिक्षा एक साथ लेंगे। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू क्रिएट टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। बिल्कुल ठीक है। देखिए RT क्या कहता है, RT एंड NCF दोनों ही बात करते हैं कि आप ना किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं कहोगे कि आपकी विशेष आवश्यकताएं हैं तो आप बिल्कुल अलग जाओ, ऐसा नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, आप उनको नॉर्मल बच्चे हैं ना जो, उनके साथ ही आप क्या करोगे, स्पेशल बच्चों को विशेष सुविधाएं देकर उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, शिक्षा आप उनको दोगे। एन इफेक्टिव टीचर इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। आपकी क्लास में डाइवर्स बैकग्राउंड है, यानी कि विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे आते हैं। सपोज कीजिए कि किसी की संस्कृति अलग है, किसी का समाज अलग है, तो आप उन बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो। आप क्या करते हो कि उनके ना बिल्कुल बोलते हो कि आप हार्ड वर्क करो। जो अलग वर्ग से बच्चे आते हैं आप उनको बोलते हो हार्ड वर्क करो, तब आप इनके साथ कोप अप कर पाओगे। तो वो चीज़ क्या है, गलत है। आप इग्नोर करते थे उनके कल्चर को, वो भी क्या है, गलत हो जाएगा। आप क्या करते हो, बैकग्राउंड के तौर पर, यानी कि जो उनका इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक वो भाग है ना, आप उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर देते हो, तो वो चीज़ क्या है, गलत हो जाएगी। सही क्या होता है कि फोकस करना है आपको उनके कल्चर पर, उनकी कल्चरल नॉलेज पर आप ध्यान दोगे। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, यानी कि समूह में क्या करते हो, व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी संस्कृति की, इनकी उनकी संस्कृति है जो, उस पर भी आप ध्यान उनको दोगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको करेक्ट मैच इसमें बताना है कि वो कौन सा मैच है जो बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि जब आपका डेवलपमेंट सेंटर टू आउटवर्ड होता है, यानी कि क्रेन से बाहर की तरफ जो होता है, या आप कह सकते हो सेंटर टू आउटवर्ड, तो इसका क्या होगा कि फ्रॉम द सेंटर टू बॉडी टू आउटवर्ड। नेक्स्ट है सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल क्या है कि हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ का विकास को आप क्या बोलते हो, सेफेलोकोडल बोलते हो। नेक्स्ट है इंटर एंड इंट्रा। अब इंटर में जब बात होती है ना कि अपने से दूसरों के बारे में बात करोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि एक से अधिक। एंड इंट्रा में क्या होता है, अपनी ही बात की जाती है। तो इंटर में क्या होता है कि डिफरेंट चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट की रेट्स होती है। अगर मैं बात करती हूँ ना इंट्रा, इंट्रा होता है अपनी ही, यानी कि इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। यानी कि किसी अकेले बच्चे में क्या होता है कि जो उसकी विकास की दर है, एक क्षेत्र में कुछ और हो सकती है, दूसरे क्षेत्र में कुछ और हो सकती है। तो इसका करेक्ट पॉइंट क्या बनता है, आंसर क्या बनेगा, फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following statement about cognition and emotion is correct? संज्ञान और संवेग के बारे में बताना है कि कौन सा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए संज्ञान आप कह सकते हो कि जो आप थिंकिंग लगते हो ना, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप लॉजिक लगाते हो, वो क्या है, आपका संज्ञान है। एंड संवेग की अगर मैं बात करूं तो देखो आप क्या है, फियर है, एंगर है, लव है, ये सब क्या है, आपके संवेग हैं। तो इसका पूछा है कि इन दोनों का आपस में क्या होता है। तो देखिए कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्विन्ड एंड इफेक्ट ईच अदर। कॉग्निशन, संज्ञान और संवेग क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं एंड ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट वो करते हैं। देखिए जैसे आपके कॉग्निशंस होगा, जैसे आपके इमोशन होंगे, इमोशन आप जैसे रखोगे ना, वो आपके कॉग्निशन में ऐसे ही दिखने लगते हैं। तो आपस में इनका क्या है, संबंध होता है। बट देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि जजोंग के अकॉर्डिंग बताओ। जजोंग कहते हैं कि ये दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। बट केवल जजोंग ऐसा कहते हैं, बल्कि सभी के द्वारा क्या बताया गया कि इनका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। In an inclusive classroom with diverse learners, cooperative learning and peer tutoring, कि जब आप समावेशी क्लास की बात करते हो ना, समावेशी कक्षा की बात करते हो, तब आप क्या करते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग कराते हो, पीयर ट्यूटोरिंग कराते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक हैं, गलत हैं, ये आपको बताना है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग होता है कि जो सेम एज के बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं, तो वो क्या है, पीयर ट्यूटोरिंग कहलाती है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। आपको क्या करना है, एक्टिव रूप से इसको क्या करना है, प्रोत्साहित आप करोगे। एंड क्या करोगे, पीयर ट्यूटोरिंग है जो पीयर एक्सेप्टेंस है, इससे वो क्या होगी, फैसिलिटेट बिल्कुल उससे वो होगी। टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम बाय। एक क्लासरूम में क्या है, विविधता प्रकार के बच्चे हैं, तो एक टीचर उनके साथ कैसे डील करेंगे। तो देखिए टीचर क्या करते हैं, बिल्कुल वैल्यूज़ देते हैं उन डिफरेंसेस को, यानी कि जो बच्चे अलग अलग तरीके के हैं ना, तो सभी को वो वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है।
यूजिंग सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिकल रिसोर्स। आप क्या करते हो कि जो सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, आप क्या करते हो उसको एक रिसोर्स मानते हो, ये भी चीज़ ठीक है। अकोमोडिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, आप क्या करते हो, देखो अलग अलग बच्चे हैं तो उनके लिए लर्निंग स्टाइल आप क्या करते हो, अलग अलग लर्निंग स्टाइल अपनाते हो, वो भी चीज़ क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म बेंचमार्क, ये चीज़ गलत है। अब हमने क्या पढ़ा था कि विविधता वाले बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, काफ़ी तरीके के बच्चे हैं, आपने क्या किया, यूनिफॉर्म यानी कि आपने क्या किया, एक समान तरीके आपने उनके लिए अपना लिए। कोई बच्चा है और नॉर्मल बच्चा है, स्पेशल है, चाहे कैसा भी बच्चा है, आपने उनके लिए सबके लिए एक तरीके से समान निर्देश बना दिए, वो चीज़ क्या है, गलत है। क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट आपको पेडागोजीज अपनानी है, वैल्यूज़ आपको रखनी है, सोशो कल्चर इकोनॉमिक्स से बच्चे जो आ रहे हैं बैकग्राउंड से, आपको सभी को ध्यान में रखना है, उनके लिए अलग अलग पेडागोजी आप अपनाओगे, ऐसा नहीं कि आप यूनिफॉर्म बेंचमार्क अपनाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, बी एंड सी, यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, बिल्कुल सही होगा। A teacher asked her class to cover sharp edge of furniture with cotton and use touch and feel। एक टीचर क्या करती है कि जो फर्नीचर की तीखी धार है उसके ऊपर क्या कर देती है, वो कॉटन से उसको ढकवाती हैं, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, उसको फील कर सकते हैं। तो वो ऐसा कौन से शिक्षार्थियों के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स हैं यानी कि दृष्टि विकलांग बच्चे हैं, वो उनके लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि लुइस ब्रेल ने क्या दिया था, आपको ब्रेल लिपि दी थी। ब्रेल लिपि में क्या होता था कि जैसे कि आपने टच एंड फील करके आप क्या करते थे, किसी चीज़ को सीखते थे, तो लुइस ब्रेल के द्वारा क्या दिया गया है, ब्रेल लिपि दी गई थी। तो वो भी इसी पैटर्न पर बेस्ड थी कि आप टच करो किसी चीज़ को और फील करो, और तब आप अपनी लर्निंग उससे करते थे। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट क्रिएटेड बाय द एजुकेशनल प्रोग्राम दैट। गिफ्टेड बच्चे हैं, देखिए किसी बच्चे का IQ 140 प्लस है, अब आप क्या करते हो, ऐसे बच्चों को कैसे आप ट्रीट करोगे, ठीक है। आपने क्या किया कि स्टिमुलेट किया देयर थिंकिंग को एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप क्या करते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपनाते हो। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर ना उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस बच्चे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही चीज़ को लेकर बैठ गए और उसी तरीके से उस काम को करे जा रहे हैं, नहीं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी वो बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे बच्चों के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको अपनानी होगी। स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट। आपको बताना है कि स्कूल्स में जब बच्चे फेल होते हैं उनकी असफलता का रीजन क्या है, क्या कारण है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डू नॉट हैव एबिलिटी। आप कहोगे कि जो विशेष जाति के बच्चे हैं ना उनमें वो आपके तो एबिलिटी ही नहीं है जिससे वो सीख सकें, तो ऐसा नहीं होता कि किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं सीख सकते। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल बिकॉज एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड आर नॉट, यानी कि आपने इनाम नहीं दिया इसलिए बच्चे नहीं सीख रहे, तो ऐसा भी नहीं होता। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन अ मैनर इन विच इट इज़ मीनिंगफुल। देखिए आपने क्या किया, मीनिंगफुल लर्निंग आपने नहीं कराई, यानी कि अर्थ निर्माण आपने नहीं कराया, इसलिए बच्चे फेल हुए, तो ये तो चीज़ ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। सही बात है कि बच्चे फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि स्कूल ने क्या किया, उनकी जो नीड थी ना, उनकी जो ज़रूरतें थी, जैसा उनका इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग उनको स्टडी नहीं कराई, तो इसलिए बच्चे फेल हुए। देखिए बच्चा फेल कभी नहीं होता, सिस्टम फेल होता है, टीचर्स फेल होते हैं। आप बच्चे में तो सभी में काबिलियत होती है कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे फेल हो जाते हैं, बल्कि कुछ कमी होती है, हमारी तरफ से कुछ कमी होती है, टीचर्स की कमी होती है, जिस कारण से बच्चे क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो सही आंसर क्या होगा, C and D, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आई होप कि CDP सेशन आपको पसंद आया होगा एंड आउट ऑफ 30 आपने कितने मार्क्स गेन किए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।